हेलो विद्यार्थियों, आज हम लोग मैग्नेटिज्म और जो मैटर जो चैप्टर है इसका आज हम लोग अंतिम जो लेक्चर है इसको हम लोग देख लेते हैं। और आज हमें सीखना है अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में। एक्चुअली में अर्थ मैग्नेटिज्म जो होता है इसी को हम लोग टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म भी इसको बोलते हैं। पार्थिव चुंबकत्व या पृथ्वी का चुंबकत्व है ना। तो इस पर हम लोग आज बात करने वाले हैं। आपको बता दें कि इससे पहले जो मैग्नेटिज्म में हम लोगों ने पढ़ा है वो मैग्नेटिक मटेरियल का प्रॉपर्टी वगैरह सब जितना कुछ भी है उसका पूरा थ्योरेटिकल पार्ट जो है उसको हम लोगों ने कवर कर लिया है। इवन दैट कि इससे पहले जो फार्मूला वगैरह जो डिराइव करना होता था उन तमाम चीज़ों को भी हम लोगों ने कवर कर लिया है। एक्चुअली में वो जितने भी पार्ट हैं सब एक ही टॉपिक के अंतर्गत आते हैं, है ना। और वो मैग्नेट जहाँ जहाँ बनेगा, चाहे वो इलेक्ट्रोमैग्नेट हो चाहे वो परमानेंट मैग्नेट हो। इलेक्ट्रोमैग्नेट कहने का मतलब जैसे सोलेनॉइड को अगर आप चुंबक बना देते हो। परमानेंट मैग्नेट कहने का मतलब जो नेचुरल मैग्नेट है, माने जो प्राकृतिक रूप में पाया जाता चुंबक है, उस चुंबक की बात कर रहे हैं। इन दोनों के लिए हम लोगों ने जितना भी थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा है वो दोनों के लिए लागू होता है, ठीक है। यानी कि दोनों के ऊपर हम लोग पूरे जितने भी नियम थे वो सारे नियम को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। मतलब जो जैसे मैग्नेटिक मोमेंट निकालना हो गया, टॉर्क निकालना हो गया, ये तमाम चीज़ें हम लोग इस्तेमाल में ला सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोगों को अर्थ मैग्नेटिज्म हम लोगों को देखना है और आज इसको हम लोग लास्ट भी करेंगे। इस पर एक दो न्यूमेरिकल भी हम लोग देखेंगे। हालांकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो जितना भी है देख रहे हो आप भी, इससे पहले भी जो हम करवाए हैं तो फार्मूला पुटिंग क्वेश्चन हमारा जो है वो आ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि उसको हल करना ज़्यादा कठिन काम हमारे लिए नहीं होगा, ठीक है ना। तो हम लोग उसको एक एक करके कवर करेंगे, उसका क्वेश्चन वगैरह भी देखेंगे और उसके बाद फिर हम आज जब इसको समाप्त कर दें तो अगले क्लास में हम अब इसके बाद जो टॉपिक है, खासकर जो पहला बुक है आपको हम थोड़ा सा जानकारी भी दे देते हैं इसी वीडियो में कि हमारा जो पहला बुक है जो 12th में जो पढ़ना है, अभी तक सिलेबस कटिंग का जो व्यवस्था जो चल रहा था कि उसमें कुछ जो है काट दिया जाएगा, कुछ ख़त्म कर दिया जाएगा। अभी तक जो है उसमें क्लियरिफिकेशन नहीं हुआ है, इसलिए आप लोगों को जो है माइंड सेट करके रखना है कि टोटल चैप्टर पढ़ना है हम लोगों को, है ना। कुछ भी हमें छोड़ना नहीं है। आपको याद होगा हमने पहले भी इस बात का चर्चा किया है कि हमारा जो 12th में जो फिज़िक्स है उसमें 2 किताब है एनसीईआरटी में, है ना। पहला जो बुक है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म करने का मतलब इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, ये दोनों को कंबाइन करके जितना भी उसके टॉपिक बनते हैं वो तमाम चीज़ें पढ़ने हैं। जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, और अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये यानी कि आज इसका लास्ट जो क्लास है इसको बोलते हैं मैग्नेटिज्म एंड मैटर। इसके बाद इसमें बचेगा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, और एक अल्टरनेटिंग करंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। ये 3 टॉपिक है। इसमें बड़ा टॉपिक जो है वो अल्टरनेटिंग करंट है, थोड़ा सा बड़ा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। और हमारे ख्याल से ईएमएफ जो होगा यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी विद्युत चुंबकीय तरंग, ये जो होगा ये हमारे ख्याल से 2 क्लास ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है उसमें भी ज़्यादा क्लासेस नहीं चाहिए, थोड़ा सा ज़्यादा लंबा ड्यूरेशन लगता है इसमें। तो आपका इससे क्या होगा कि पहला जो किताब है यानी कि फर्स्ट जो बुक है आपका वो समाप्त हो जाएगा। यानी कि हमारा जो सिलेबस में जितने भी चीज़ें हैं उसका पहला बुक समाप्त हो जाएगा। तो फिर उसके बाद हम लोग सेकंड बुक पर आ जाएंगे, है ना। तो फटाफट इसको हम लोग देखते हैं और बहुत जल्द ही, क्योंकि ये वाला बुक जो है ख़त्म करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि अब जो चैप्टर बचा हुआ छोटा छोटा चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है ना। तो आप उससे अनुमान लगा सकते हो कि इसको हम जल्दी फिनिश कर सकते हैं। तो एक बुक बचेगा जो हम लोगों को ख़त्म करना है, तो टाइम पर आपका जो सिलेबस है वो कवर हो जाएगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आज हम लोग बात करते हैं अर्थ मैग्नेटिज्म का। अर्थ मैग्नेटिज्म में एक्चुअली ये हम लोग पढ़ते क्यों हैं, क्योंकि पृथ्वी जो होता है ये भी एक प्रकार का चुंबक है, ये भी एक तरह से चुंबकीय बिहेवियर शो करता है। बहुत सारे वैज्ञानिक हैं जिन लोगों ने अपना अपना मत दिया, अपना अपना रिसर्च करने के बाद जो बातें बताई उसमें कुछ बातें जो है बाद में जाकर के साइड कर दिया गया, कुछ बातें जो है बाद में जाकर के एक्सेप्ट कर लिया गया। जैसे कि आपको बताते हैं, सबसे पहले वैज्ञानिक लोगों ने जो बताया था उसमें उन लोगों ने ये कहा था कि चुंबक जो है पृथ्वी के अंदर जो चुंबकीय गुण आ रहा है उसका मूल वजह है कि पृथ्वी के अंदर में
है ना, बहुत सारा जो फेरस जो होता है लोहा, उसका अयस्क जो होता है उसके अंदर में अवेलेबल है ना। लेकिन बाद में जाकर के पता चला कि पृथ्वी का जो क्रोड होता है उसका तापमान इतना ज़्यादा है, पृथ्वी का जो क्रोड है उसमें तापमान इतना ज़्यादा होता है कि तापमान की वजह से उसके अंदर का जो चुंबकीय प्रवृत्ति होता है वो धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएगा। जो बातें हम लोगों ने पिछले क्लास में, इससे पहले वाला क्लास में पढ़ा भी है, सीखा भी है कि टेम्परेचर जो होता है वो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। तो उसका प्रवृत्ति ही समाप्त हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि चुंबकीय गुण तो रह नहीं पाएगा। तो लेकिन शुरू में यही दिया गया था सिद्धांत कि इसके अंदर में मैग्नेटिक मटेरियल है जिसकी वजह से ये सस्टेन कर रखा है और चुंबकीय गुण को लेकर के बैठा हुआ है। तो ये कहानी तो समाप्त हो गई, इसीलिए समाप्त हो गई क्योंकि इसमें पूरा दम नहीं था उतना, है ना। एक तरह से समझ लीजिए कि चलो ठीक है कि ऐसा मटेरियल हो सकता है, लेकिन बाद में वो टेम्परेचर की वजह से कैंसिल आउट हो गया। अभी जो हाल फिलहाल का जो माने अभी का जो रिसर्च है और वो जो बोलता है उसमें उसका कहना यह है कि पृथ्वी जो घूमती है ना, तो पृथ्वी में भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, है ना। यानी कि नेट चार्ज तो जीरो होता है पृथ्वी का, ये बात हम लोग जानते हैं, है ना। लेकिन जो पृथ्वी घूमता है तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स भी घूम रहा है। और आपको याद होगा कि इलेक्ट्रॉन जब घूमता है तभी तो मैग्नेटिक फील्ड आता है उसके चारों ओर, है ना। जब इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो उसके चारों ओर क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड आएगा। तो वो मैग्नेटिक फील्ड ही पृथ्वी के अंदर में मैग्नेटिक फील्ड जैसा काम कर रहा है, वही चुंबकीय क्षेत्र हो गया, जिसको हम लोग बोलते हैं अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, पृथ्वी चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ये जो पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्वेशन के कारण, यानी इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है उसके चारों ओर घूम रहा है, उसकी वजह से डेवलप होता है। ये बातें आधुनिक समय के वैज्ञानिकों ने बताया है और ये बातें कुछ हद तक सही है। हालांकि इसका पूरा प्रमाण जो है अभी तक किसी ने नहीं दिया है, लेकिन ये बातें सच इसलिए लगती हैं क्योंकि दुनिया का सभी मटेरियल जो है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, यही माने एटम से बना है, तो एटम के अंदर तो ये होना ही होना है। तो जाहिर सी बात है कि ये वाला बातें जो है वो सच हो सकता है, और हो सकता है क्या आधुनिक समय में लोग इसको मानते हैं, इसको लोगों ने मान्यता दे रखा है ना। तो इस तरह से पृथ्वी क्या हो गया, एक तरह से ये चुंबक हो गया, और उसी चुंबक के आधार पर हम लोग नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ये सब चीज़ डिसाइड करते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें एक बातें जो है जो हमें ध्यान में रखना चाहिए, आप लोग भी सुने होंगे कि पृथ्वी जो होता है अपने एक्सिस से जो होता है, माने जो उसका रोटेशनल एक्सिस होता है उससे कुछ एंगल पर झुका हुआ है ना। जैसे 23.5 डिग्री वगैरह जो लोग बोलते हैं ज्योग्राफी में, ये ज्योग्राफी की बातें हैं, तो उसमें बोला गया है कि झुका हुआ अपने एक्सिस पर इस तरह से। तो उस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो हमारा जो नॉर्थ और साउथ पोल जो होता है ना, वो ज्योग्राफिकल एक्सिस से थोड़ा एंगल पर होता है। यानी ज्योग्राफिकल एक्सिस जो होगा, यानी कि हम लोग उसको बोलते हैं हिंदी में भौगोलिक अक्ष जो होगा, उससे थोड़ा सा कोण पर होगा, थोड़ा सा एंगल पर होगा, है ना। तो हम लोग उसका पूरा डायग्राम के माध्यम से एक समझते हैं। देखिए, मान लीजिए ये अपना अर्थ है, ये जो है अपना अर्थ है, और ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसको बोलेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन। माने इसी एक्सिस के अबाउट इसको घूर्णन अक्ष बोलते हैं। और ये जो होगा, इसको, ये जो एक्सिस आपको दिख रहा होता है, इसको आप ये भी बोल सकते हो ज्योग्राफिकल एक्सिस, भौगोलिक अक्ष, है ना। इसको भौगोलिक अक्ष भी बोलते हैं, मतलब कि जो पृथ्वी का रियल में जो अक्ष होता है वो अक्ष। लेकिन आपको हम पहले भी बताए हैं, ये जो होता है वो अपना जो एक्सिस होता है उसके हिसाब से थोड़ा सा ये झुका हुआ रहता है। हमारा ये जो होगा इसके साथ, यानी जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा उससे थोड़ा सा झुका हुआ, यानी कि कुछ ना कुछ एंगल जो होगा, एंगल का फॉर्मेशन करते हुए हमारा जो है ये नॉर्थ साउथ पोल बनेगा, है ना। नॉर्थ, तो ये मान लेते हैं, लेट अस सपोज कि ये एक मैग्नेट है,
माने हैं ये, ठीक है। ऐसा होता है कि नहीं ये किसी ने देखा नहीं है। ये एक क्या है, मैग्नेट है, मान लेती है पृथ्वी। तो ये जो एक्सिस आपको दिखेगा, इस एक्सिस को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग मैग्नेटिक एक्सिस, है ना। इसको हिंदी में बोलेंगे चुंबकीय अक्ष, ठीक है, ये वाला एक्सिस को। क्लियर है बात। और हम लोग ये जो बीचों बीच जो रेखा निकल रहा होता है, जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर हो, यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर परपेंडिकुलर हो, इस वाले रेखा को हम लोग बोलते हैं इक्वेटर, या इसी को हम लोग बोलेंगे जियोग्राफिकल इक्वेटर। इसी को आप शायद भूमध्य रेखा बोलते हैं, भूमध्य रेखा, है ना, या इसी को हम लोग ज्योग्राफिकल इक्वेटर बोल दें, एक ही बात है। आइए अब हम लोग देखते हैं, ये जो हमारा ये जो दिख रहा होता है एक्चुअली में मैग्नेटिक एक्सिस जो दिख रहा होता है, ये चुंबकीय अक्ष और एक्सिस ऑफ रोटेशन ये कुछ एंगल पर रहता है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन का ये वाला ठीक है, अगर इसको हम लोग मान लेते हैं ये साउथ है, ठीक है, ये साउथ है, लेकिन ये कौन सा साउथ है, इसको हम लोग ऐसा नाम देते हैं ज्योग्राफिकल साउथ। चलिए इसको हम लोग नाम देते हैं ज्योग्राफिकल साउथ, जियोग्राफिकल साउथ। तो नीचे वाला जो होगा इसको क्या नाम दोगे, इसको हम लोग बोलेंगे, नाम देंगे जियोग्राफिकल नॉर्थ। नीचे जी लगा देते हैं, आप पकड़ लीजिएगा, जियोग्राफिकल नॉर्थ। और याद रखिएगा ज्योग्राफिकल जो साउथ होता है ना, और हम लोग जब बात करते हैं मैग्नेटिक एक्सिस पर मैग्नेटिक पोल का, तो ये इसका जो होगा नॉर्थ पोल इधर होगा। याद रखिएगा साउथ के बगल में नॉर्थ पोल होगा और नॉर्थ के बगल में जो होगा वो साउथ पोल होगा। तो ये जो पोल होगा ये कौन सा पोल होगा, मैग्नेटिक होगा। हम यहाँ पर लिख देते हैं एम, आप समझ लीजिएगा ये मैग्नेटिक नॉर्थ है, या इसको ई भी लगा सकते हो, यानी अर्थ का जो मैग्नेट है उसका ये नॉर्थ है और ये अर्थ का जो मैग्नेट है उसका ये साउथ पोल है। यानी कि नॉर्थ जो होता है ज्योग्राफिकल, उसके बगल में मैग्नेटिक साउथ होता है, और जो ज्योग्राफिकल साउथ होता है उसके बगल में मैग्नेटिक नॉर्थ पोल होता है। याद रखिएगा इस बात को। सिमिलरली इसी तरीक़ा से जब इसके ऊपर ये वाला रेखा पैरेलल है तो इसको भूमध्य रेखा बोलते हैं। तो इस चुंबक के ऊपर में भी एक रेखा परपेंडिकुलर होगा, ये इसके ऊपर जो है वो परपेंडिकुलर है, तो ये चुंबक के ऊपर भी एक परपेंडिकुलर होगा, और इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक इक्वेटर। ठीक है, इसको मैग्नेटिक इक्वेटर बोल, जैसे वो भूमध्य रेखा है, ये चुंबकीय भूमध्य रेखा है, ठीक है, ये चुंबकीय मध्य रेखा इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। तो अभी जो हमको ये जो देखने को पूरा डायग्राम मिला, एक्चुअली में हमारा जो अर्थ मैग्नेट है वो कुछ इस प्रकार से काम कर रहा है, इस तरह से अपना जो फिगर है वो दिखा रहा है। लेकिन इन तमाम चीज़ों को अगर आपको अध्ययन करना है, अर्थ मैग्नेटिज्म को अगर आपको सीखना है, समझना है कि नॉर्थ ये कौन होगा, साउथ कौन होगा, तो इसको चेक करने के लिए एक मैग्नेट लिया जाता है और इसको एक स्ट्रिंग, एक धागा से लटका दिया जाता है फ्री, और इसको लेकर के आप घूमिए। ठीक है, जब आप इसको लेकर के घूमिएगा तो जिस पॉइंट पर ये मैग्नेट परपेंडिकुलर, दो पॉइंट ऐसा मिलेगा आपको जहां पर ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ऐसे परपेंडिकुलर हो जाएगा, यहाँ पर और यहाँ पर दोनों। क्योंकि जब नॉर्थ पोल पर जाओगे तो साउथ को भगा देगा, नॉर्थ को भगा देगा और साउथ को अपने तरफ खींचेगा, साउथ पोल को, तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो समझ जाइए कि वो ध्रुव है। ठीक है, यहाँ भी अगर आ गए और परपेंडिकुलर हो गया तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पर क्या है, साउथ है। मतलब पोल जो होता है, पोल यानी कि ध्रुव जो होता है, ध्रुव के ऊपर में मैग्नेट अपने आप परपेंडिकुलर हो जाएगा। बात समझ रहे हो। और मिडिल में जब आप जाओगे, मिडिल में जब आप जाओगे तो याद रखिएगा हमेशा ये जो मिडिल में जाओगे तो ये पैरेलल हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। समझ जाएंगे कि क्या है, वो मिडिल है, यानी मैग्नेटिक इक्वेटर या फिर ज्योग्राफिकल इक्वेटर वाला पॉइंट है ना। ये पॉइंट पर जाने के बाद क्या होता है, वो
पैरेलल हो जाता है, यानी कि उसी के अलॉन्ग हो जाता है, तो उसी के बीचों बीच जो होता है वो इक्वेटर गुजरता है, ऐसा हम लोग मान करके चलते हैं। तो किसी भी पॉइंट पर मान लीजिए कोई जाए पृथ्वी के इस पॉइंट पर, कोई इस पॉइंट पर, कोई इस पॉइंट पर, कहीं पर भी जाए और वो ये बात ज्ञात करना चाहे कि पृथ्वी का जो चुंबकत्व है उसका हमको जानकारी चाहिए, तो जानकारी कौन देगा? तो याद रखिएगा, जानकारी प्राप्त करने के लिए इसमें 3 कंपोनेंट माने 3 चीज़ है, 3 एलिमेंट्स उसको बोलते हैं, 3 एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म इसको बोलते हैं। वही 3 जो है वो निर्धारित करता है उस पोजीशन पर क्या क्या चीज़ हमें जानकारी में रहना चाहिए, जो कि उस पॉइंट पर मैग्नेटिज्म यानी चुंबकत्व का संपूर्ण जानकारी हमको दे देता है। वो 3 एलिमेंट हमें जानना है, उस पर हम चर्चा करते हैं। लेकिन आपको उससे पहले बता दें, अगर ये एक तरह से समझ जाइए कि फुटबॉल टाइप का है, तो एक बार जब इसको ऐसे काटोगे तो बीच से एक प्लेन कटेगा, यानी डिस्क कट के बाहर आएगा, डिस्क कटेगा ना, तो ये जो प्लेन होता है इसको हम लोग बोलते हैं ज्योग्राफिकल मेरिडियन, यानी कि इसको बोलते हैं चुंबकीय यामोत्तर, हिंदी में बोलते हैं। यानी जो प्लेन एक्सिस ऑफ रोटेशन को काट करके बाहर निकाले, प्लेन बोल रहे हैं, प्लेन सतह एकदम ऐसे गया, अंदर से बाहर निकाल दो, एक प्लेन इधर से निकाल दो और एक प्लेन इधर से निकाल दो, तो इससे जो प्लेन निकलेगा इसको बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन, यानी कि चुंबकीय यामोत्तर। और जो ज्योग्राफिकल एक्सिस से निकलेगा उसको बोलते हैं हम लोग ज्योग्राफिकल मेरिडियन। बात समझ रहे हो ना? तो अर्थ मैग्नेटिज्म जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें आपको ये 2 बातें याद रखना जरूरी है। इससे यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो प्लेन निकलेगा इसको ज्योग्राफिकल मेरिडियन भौगोलिक यामोत्तर बोलते हैं, और मैग्नेटिक एक्सिस से जो निकलेगा प्लेन उसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज, उसको हम लोग नाम देते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन, यानी कि चुंबकीय यामोत्तर। बात समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ें जो है आप समझ लो, और इसको जो है अपना कॉपी में जो है इसको शामिल, बहुत छोटा सा पार्ट है जो बचा हुआ है जिसको हम आज समाप्त कर रहे हैं, तो इसको भी अगर आप चाहो तो अपने कॉपी में नोट कर लो जो रिवीजन में आपको काम दे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग वो 3 एलिमेंट, वही मुख्य रूप से वही 3 एलिमेंट हमें पढ़ना ही है इस टॉपिक में। वो 3 एलिमेंट का जानकारी हम लोग प्राप्त कर लेते हैं जो अर्थ मैग्नेटिज्म का पूरा संपूर्ण जानकारी हमको देगा, और उसके बारे में अगर आप जान गए तो इससे जुड़ा हुआ जितना भी प्रश्न है वो सारा का सारा प्रश्न आपसे हल भी हो जाएगा, समझ में भी आ जाएगा, है ना? तो आप इसको पहले तो नोट कर लो, फिर हम उस 3 एलिमेंट को डिफाइन भी कर दे रहे हैं और समझा भी दे रहे हैं। मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ जो है, यानी कि पृथ्वी का जो चुंबकीय तत्व है, वो 3 तत्व है जिसके बारे में हमें जानना है। एक है डिक्लाइनेशन या एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन भी इसको बोलते हैं, दिक्पात, कोण या दिक्पात इसको बोल दीजिए। दूसरा है इंक्लाइनेशन और डिप या एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन या एंगल ऑफ डिप, एक ही बात है। इसको नमन या नति कोण बोलते हैं, नति कोण, नमन कोण मतलब झुका हुआ कोण। और तीसरा जो कंपोनेंट है जो हमें जानना चाहिए हर हाल में, या माने ये चीज़ें हमें मालूम होना चाहिए ताकि हम अर्थ मैग्नेटिज्म का अध्ययन सही कर सकें, उसमें है कि हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, यानी पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसका क्षैतिज घटक का जानकारी हमें होना चाहिए। तो आपको याद होगा हम जो अभी जस्ट थोड़ा देर में हम पहले बताए कि पृथ्वी जो है, उस पृथ्वी में जब हम लोग एक्सिस ऑफ रोटेशन से जब एक पूरा का पूरा प्लेन काट करके बाहर निकालते हैं तो उसको बोलते हैं ज्योग्राफिकल मेरिडियन, है ना? उसको ज्योग्राफिकल मेरिडियन बोलते हैं। और जब मैग्नेट से जो निकालते हैं तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? उसको हम लोग नाम देते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। तो आपको हम बता दें कि हम मैग्नेटिक मेरिडियन जो होता है उसी से कहानी जो है हम लोग शुरू करते हैं। मान लेते हैं हम लोग कि हमारा जो एक सिस्टम है, एक बना हुआ है। चलो एक काम करते हैं, ये फिगर जो है इधर हम बना लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, और यहाँ पर हम डिफाइन कर लेंगे अपना, है ना? लेट अस सपोज कि मेरिडियन जब आप काटोगे तो आपको ऐसा कुछ दिखेगा, है ना? इस तरह का आपको दिखेगा। और इसमें क्या है कि एक हम लोग इस प्रकार से ये प्लेन को मिला देते हैं। इससे आपको लगेगा क्या, जो 2 किताब जो होता है उसका इस तरह से हम लोग पेज को खोलते हैं ना बीच से, वैसा टाइप का।
तो हम लोग मान के चलते हैं ये जो अपना है ये है जियोग्राफिकल मेरिडियन, और ये जो आपको दिख रहा होता है इसको हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन, है ना। इसको चुंबकीय यामोत्तर कहेंगे, ठीक है। इसको हम लोग भौगोलिक यामोत्तर बोलेंगे, आप उसका हिंदी कर लेना अपना, है ना। और ये जो ज्योग्राफिकल मेरिडियन है और मैग्नेटिक मेरिडियन, ये कुछ ना कुछ एंगल पर होता है ना, कुछ ना कुछ ये एंगल पर होता है। इसको हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं, और यही एंगल जो होता है इसको डिक्लाइनेशन बोलते हैं। ये जो आपको दिखा है डिक्लाइनेशन, इसी को हम लोग बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है? यानी कि ज्योग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन दोनों के बीच का जो कोण होता है, जो कोण है, उसी कोण को हम लोग बोलते हैं डिक्लाइनेशन, या इसी को बोलते हैं दिक्पात या दिक्पात कोण बोलेंगे। बात समझ में आया? अब एक बात बताओ, मैग्नेटिक मेरिडियन जो है वो ये है, ये जो आपको दिख रहा था सीधा वाला लाइन, ये वाला लाइन है, माने ये जो आपको दिख रहा है ना, सीधा इस तरह से क्षैतिज। तो इसी में जो होगा रियल में किसी भी अर्थ, माने किसी भी, क्या एक ही तो अर्थ है, अर्थ जो है इस अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इसी में होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड इधर भी होगा, मैग्नेटिक फील्ड इधर भी होगा, है ना। अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, अगर हम मेरिडियन में बात करें तो इधर भी होगा, इधर भी होगा, लेकिन इधर से जो निकलेगा ये अर्थ का नेट मैग्नेटिक, है ना, ये अर्थ का नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। तो आपको भी समझ में आ रहा है कि ऊपर वाला जो पोर्शन होगा, ये वाला पोर्शन, इसको बोलेंगे हम लोग हॉरिजेंटल, और ये वाला जो कोण, ये वाला जो लाइन होगा इधर वाला, इसको हम लोग बोलेंगे वर्टिकल। तो इधर जो कंपोनेंट आएगा वो वर्टिकल कंपोनेंट आएगा मैग्नेटिक फील्ड का, और इधर जो आएगा वो हॉरिजेंटल कंपोनेंट आएगा। तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के हॉरिजेंटल कंपोनेंट जो होता है वो, और पृथ्वी का जो नेट यानी रिजल्टेंट जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो, इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है ना, इसी एंगल को हम लोग बोलते हैं क्या चीज़? डीप एंगल, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन या इंक्लाइनेशन, इसको सीधे तौर पर हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। फिर से समझ लीजिए, ज्योग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में जो एंगल होता है अल्फा, इसको बोलेंगे डिक्लाइनेशन, दिक्पात कोण। और पृथ्वी के रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, परिमाणी जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो, और हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है उसके क्षैतिज घटक, इन दोनों के बीच के दूरी को बोलते हैं हम लोग डीप एंगल या इंक्लाइनेशन एंगल। आप समझ सकते हो कि इसके सामने ये झुका हुआ है, इसीलिए इसको झुका हुआ कोण, नति कोण, नमन कोण बोलते हैं, है ना, इसीलिए इसका नाम पड़ गया नमन कोण। और ये तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है ही। बस ये तीन चीज़ का जानकारी हो गया, मैग्नेटिज्म खत्म, मैंने अर्थ मैग्नेटिज्म जो है उसका कहानी खत्म। तो आपको हम पहले तो इन तीनों को डिफाइन कर दें। सबसे पहले इसको हम डिफाइन कर दे रहे हैं यहाँ पर, द एंगल बिटवीन जियोग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन इज नॉन एज डिक्लाइनेशन। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? डिक्लाइनेशन। आप इसका हिंदी कर लो, आप ऐसे भी लिख सकते हो हिंदी में, पृथ्वी के किसी बिंदु पर या किसी भी पॉइंट पर, किसी भी बिंदु पर ज्योग्राफिकल मेरिडियन यानी कि भौगोलिक यामोत्तर तथा चुंबकीय यामोत्तर के बीच के कोण को दिक्पात कोण कहा जाता है। पृथ्वी के किसी भी बिंदु पर भौगोलिक यामोत्तर तथा चुंबकीय यामोत्तर के बीच के कोण को दिक्पात कोण कहा जाता है ना।
अब हम लोग इसको डिफाइन कर लेते हैं, हालांकि जिसका डेफिनेशन चाहिए वो डेफिनेशन हम लिख दे रहे हैं। इसको तो डिफाइन क्या करना है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो हम लोग को निकाल ही लेना है ना, कैलकुलेशन कर लेना है। तो इंक्लाइनेशन एंगल को कैसे डिफाइन करेंगे, हम लोग इसको कर सकते हैं, द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड इट्स हॉरिजेंटल कंपोनेंट इज नॉन एज डीप और इंक्लाइनेशन। सीधा है, मतलब याद रखने के लिए सिर्फ हम लिखा दे रहे, ऐसे तो ध्यान में रहेगा ही। मतलब हॉरिजेंटल कंपोनेंट पृथ्वी का जो होता है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का, ये है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान रखिएगा, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इसको हम बोलेंगे, है ना। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र और इसी चुंबकीय क्षेत्र के हॉरिजेंटल कंपोनेंट, क्षैतिज घटक के बीच के कोण को हम लोग क्या नाम देते हैं, डीप या इंक्लाइनेशन, नमन या नति कोण इसको बोलते हैं। ठीक है, तो आप इसका भी हिंदी लिख लीजिए, इसका भी हिंदी जो है इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, पृथ्वी के किसी बिंदु पर, पृथ्वी के किसी बिंदु पर पृथ्वी के परिमाणी चुंबकीय क्षेत्र तथा उसके क्षैतिज घटक के बीच के कोण को नमन या नति कोण कहा जाता है, नमन या नति कोण कहा जाता है। तो इस तरह से हम लोग ये तीनों कंपोनेंट में जो है, जो हम लोगों ने दो कंपोनेंट के बारे में जो हम लोगों ने अभी डिफाइन किया है, तो इसका तो डेफिनेशन से आप समझ रहे हो। और सिंबॉलिक तौर पर हम लोग क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि डेल्टा इस्तेमाल किए तो आपको भी डेल्टा ही इस्तेमाल करना है। मतलब हम मान लिए हैं कि डेल्टा जो है वो नमन कोण को दर्शाता है, अल्फा जो है वो दिक्पात कोण को दर्शाता है, ऐसा हम मान लेते हैं। ठीक है ना, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एकदम यही चीज़ हम लोग इस्तेमाल में लाएंगे हमेशा। चलिए, तो अगर मान लीजिए हमको डीप एंगल अगर दे रखा हो, ठीक है, तो फ्रॉम फिगर, हम तीसरा पर आ रहे हैं, फ्रॉम फिगर से अगर आप देखिए तो वहाँ से हमको चाहिए क्या, हॉरिजेंटल कंपोनेंट। और हॉरिजेंटल कंपोनेंट माने कि अगर हमको नेट जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दे रखा है और हॉरिजेंटल कंपोनेंट निकालना है, डेल्टा अगर हमें दे रखा है, तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि कॉस थीटा नहीं, यहाँ पर अल्फा हम बोलते हैं, कॉस अल्फा बराबर, अगर कॉस अल्फा की बात करें तो कॉस अल्फा बराबर जो आएगा वो क्या आएगा, उसको हम लोग बोलेंगे, चूंकि हमारा ये अगर एंगल है तो ये वाला जो होगा लाइन देख लो, ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा और ये हाइपोटेनस होगा। तो ये तो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि जो कर्ण होता है आधार बट्टा कर्ण। तो हमको यहाँ से हॉरिजेंटल कंपोनेंट तो चाहिए, तो बी कॉस अल्फा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट निकल गया। वेयर अगर आपको नहीं याद रहे तो यहाँ पर लिख लेना अपना हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक हो जाएगा। और बी तो आप समझ रहे हो, अल्फा क्या है, अल्फा को नमन कोण बोलेंगे, नमन कोण, या इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इंक्लाइनेशन,
ठीक है ना, बात समझ रहे हो ना। और बी क्या है, तो ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, इसको हम लोग बोल देंगे। अगर ये तो एक फार्मूला हो गया जो आपको एकदम हर हाल में याद रखना चाहिए। इस पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी इसी पर क्वेश्चन है ना। अगर कहीं कभी हम लोगों से वर्टिकल कंपोनेंट भी पूछ देता है तो ऐसे भी समझ लो, अगर हमको 10 अल्फा दिया रहे, 10 अल्फा रहे, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट और बट्टा में जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट होता है दोनों को डिवाइड कर दे, 10 अल्फा निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा। और अगर हम लोगों को नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो क्या करेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर हॉरिजेंटल कंपोनेंट का स्क्वायर का ओवर रूट कर देंगे, इस तरह से निकल जाएगा। तो ये जो मैग्नेटिक एलिमेंट्स है अर्थ का, उसमें हम लोगों को ये 3 चीज़ें थी जिसके बारे में हमें जानकारी रहना चाहिए। अगर इतना जानकारी है तो फिर समझ लीजिए अर्थ मैग्नेटिज्म से जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो आपसे नहीं छूटने वाला है, ठीक है ना। तो चलिए 1-2 क्वेश्चन पर हम लोग अभी जो है आज चर्चा करते हैं और इसको समाप्त करते ही ये चैप्टर फिनिश्ड हो गया है ना। इसमें अब कुछ बचा नहीं जो हम लोगों को अब देखना है। जितना भी चाहिए आपको वो सारा मटेरियल आपको इधर मिल चुका है, ठीक है ना। तो आप इसको नोट कर लो और हम इसको पहले मिटाते हैं और उसके बाद जो है इस पर हम चर्चा करते हैं। 1-2 क्वेश्चन इस पर हम करते हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन जो आपके किताब का है। एनसीईआरटी का 2 क्वेश्चन हमने चुना है। एक क्वेश्चन जो है आपका 5.10 है, इसका हम सॉल्यूशन पहले करते हैं, फिर 1-1 पे आते हैं जो आपके किताब का है, देख लेना। इसमें बोला है कि दोनों किताब अपना साथ में रख लेना, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन हम लिख नहीं रहे हैं। इसमें बोला है कि एक चुंबकीय सुई जो है वो चुंबकीय यामोत्तर यानी मैग्नेटिक मेरिडियन के पैरेलल है, समानांतर है, एक ऊर्ध्वाधर तल में घूमने के लिए स्वतंत्र है, ठीक है, इसको घुमाया जा रहा है। तो बोला है कि इसका उत्तरी ध्रुव क्षैतिज से 22 डिग्री का कोण जो है वो बनाती है। तो ध्यान रखिएगा, इसका उत्तरी ध्रुव जो होता है वो क्षैतिज से, तो उत्तरी ध्रुव जो था ऐसा वाला टाइप वो जो था इस तरह से जब हम बना रहे थे और ये था क्षैतिज, इसके साथ बोला है कि ये 22 डिग्री का कोण बना रहा है। तो आप समझ ही सकते हो कि ये क्या चीज़ है। अगर इसको तो हम ऐसे मिला दें और इस तरह से अगर हम इसको है ना मिला दें और ये अगर ऐसे चला जाए तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये वाला एंगल क्या है ना, कौन सा एंगल है। ये हमको बोल रखा है, ऊपर वाला को हम लोग उत्तरी ध्रुव माने हैं, ठीक है। तो ये क्षैतिज है, मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ जो है इसने कितना बनाया है, 22 डिग्री का एंगल। इस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र का जो क्षैतिज अवयव है यानी ये जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है ये आपको दे रखा है। तो ये एंगल तो आप समझ रहे हो कि अल्फा है, अल्फा मतलब अल्फा ही है ना, और अल्फा का मतलब हो गया एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, 1 मिनट पहले देख लें, उत्तरी ध्रुव क्षैतिज से, ओहो 1 मिनट, ऊपर वाला से नहीं, भौगोलिक के साथ नहीं बोला है। ये जो बनाया है ना वो एक्चुअली में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ये है, ये तो हम लोग समझ रहे हैं। तो ये जो बोला है ना, क्योंकि इधर की ओर अगर आप लेके आ रहे हो तो ये उत्तरी ध्रुव होता है, तो ये जो ध्रुव है ये जो है ये इसके साथ हॉरिजेंटल के साथ बनाया है 22 डिग्री, ये बोला है। तो इसको हम लोग अल्फा नहीं, इसको हम लोग डेल्टा बोलेंगे। तो ये हो जाएगा इनक्लाइनेशन, है ना, ये इनक्लाइनेशन हो गया, एंगल ऑफ इनक्लाइनेशन 22 डिग्री। और हॉरिजेंटल कंपोनेंट का जो वैल्यू है, ये वैल्यू हमको दे रखा है, कितना है भाई, ये दे रखा है 0.35 गॉस, ये हमको क्वेश्चन में दे रखा है। हॉरिजेंटल कंपोनेंट जो है वो हमको इतना दे रखा है। तो बोला है कि पृथ्वी का मैग्नेटिज्म कितना होगा, यानी पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड जो होगा कितना होगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड। तो आप समझ सकते हो हॉरिजेंटल कंपोनेंट बराबर तो हम लोगों ने पढ़ाई है बी कॉस डेल्टा, ये चीज़ें तो हम लोगों ने देखा ही है ना। तो यहाँ से बताइए हॉरिजेंटल कंपोनेंट का वैल्यू कितना हो गया, 0.35 गॉस, जो दिया वही लिख लेते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं, गॉस में ही रखते हैं। और यहाँ से बी हमको निकालना है कॉस 22 डिग्री। बड़ा मुश्किल काम है 22 डिग्री का वैल्यू निकालना, लेकिन आपको बता दें हम जो है इसको कैलकुलेट किया, आप लोग भी अपना देख लेना या टेबल में देख लेना, टेबल भी आता है इसका, तो उसमें भी देख करके आप इसको लिख लेना। हमने जो इसका टेबल से लिया है वैल्यू, ये लिया है 0.927 लिया है ना।
0.927, ये इसका एंगल का वैल्यू है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो आ रहा है वो तकरीबन 0.38 गॉस आ रहा है। ठीक है, तो यही तो हमको चाहिए था और ये हमारा क्या हो गया, ये फाइनल हमारा सॉल्यूशन हो गया। एक और क्वेश्चन है इसी के जस्ट बाद 5.11, इसका भी हम लोग सॉल्यूशन कर लेते हैं। ये जो है इसका भी हम लोग सॉल्यूशन कर लेते हैं, है ना, 5.11 का। तो 5.11 जो क्वेश्चन है ये क्या बोल रहा है, इसमें भी डाटा वगैरह सब दे रखा है। इसमें बोला है कि दक्षिण अफ्रीका में किसी स्थान पर एक चुंबकीय सुई भौगोलिक उत्तर से, भौगोलिक उत्तर बोला है, ध्यान रखिएगा। अब जो आया उस समय भौगोलिक नहीं बोला था, उस समय बोला था फील्ड यानी पोल से हॉरिजेंटल कंपोनेंट। अभी भौगोलिक बोला था, अभी हम यहाँ से लेंगे, है ना। अभी जब हम लेंगे तो इसका जब डायग्राम आप बनाओगे तो इस तरह से, है ना। अभी जो बोलेगा उसमें बोला है कि ये भौगोलिक उत्तर से, सॉरी भौगोलिक, हाँ ठीक है, भौगोलिक उत्तर से जो है ये 12 डिग्री का एंगल बना रहा होता है। यानी कि अभी जो हम लिया ये है अल्फा। अब बोला है कि चुंबकीय यामोत्तर में संरेखित नतिवृत्त, यानी कि चुंबकीय सुई का जो उत्तरी ध्रुव है वो क्षैतिज के साथ 60 डिग्री का कोण बना रहा है। चुंबकीय सुई यानी कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये अपने क्षैतिज के साथ 60 डिग्री के एंगल पर कार्यरत है, ऐसा है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज अवयव यानी इसका जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है ये भी आपको दे रखा है, और ये दे रखा है कितना, 0.16 गॉस। तो हमको बोल रहा है कि उस स्थान पर पृथ्वी का ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये कितना होगा, इसका डायरेक्शन भी हमको बताइए। खैर डायरेक्शन तो आप समझ ही सकते हो कि हॉरिजेंटल कंपोनेंट के साथ ये 60 डिग्री एंगल पर है, ये तो हम लोग समझ रहे हैं। लेकिन वो बी का जो वैल्यू होगा वो वैल्यू हमसे पूछ रहा है, तो इसमें तो 12 डिग्री वाला जो एंगल है इसका तो कोई ज़रूरत नहीं है हमको, डायरेक्ट हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं। चूँकि फॉर्मूला तो जानते हैं ना, चूँकि बी एच जो होता है ये बराबर क्या होता है, बी इंटू कॉस डेल्टा, और ये डेल्टा है ना, ये डेल्टा है यानी कि ये नमन कोण है, और यही तो हमको चाहिए। तो यहाँ से बी एच का वैल्यू यानी हॉरिजेंटल कंपोनेंट का वैल्यू 0.16 गॉस, बी हमको चाहिए कॉस 60 डिग्री। तो यहाँ से बताइए 0.16 गॉस बराबर बी हमको निकालना है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2, 2 इधर फेंक दो तो मैग्नेटिक फील्ड बराबर हो जाएगा 0.32 गॉस। ये हो गया हमारा आंसर, नहीं हो गया। और ये जो हमारा हॉरिजेंटल कंपोनेंट है मैग्नेटिक अर्थ मैग्नेटिज्म का, माने अर्थ मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है उसके साथ 60 डिग्री एंगल पर ये झुका हुआ है। बस डायरेक्शन भी मिल गया और ये हमारा आंसर भी हो गया। तो इस तरह से हम लोग जितने भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, और भी क्वेश्चन होगा, वो तमाम क्वेश्चन को आप लोग बना लीजिएगा, समझ गए ना। तो हम मान के चलते हैं कि हमारा ये जो चैप्टर है ये चैप्टर पूरा समाप्त हो गया, अब इसमें कुछ बचा नहीं है। अगर थोड़ा बहुत क्वेश्चन वगैरह है तो वो सब क्वेश्चन आप बना लीजिएगा, बन जाएगा। देख ही रहे हो कि हर जगह पे खाली फार्मूला पुट कर रहे हैं हम, है ना। खाली बस उसका जो है पूरा हर चीज़ बाहर निकलना चाहिए, बाहर निकल गया बात खत्म। कितना बड़ा क्वेश्चन है इससे फ़र्क नहीं पड़ता है ना। बड़ा क्वेश्चन देख करके भागना नहीं है, क्वेश्चन का साइज जो बड़ा है उसमें समझ जाइए कि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रखा है, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमको दे रखा है तो उसको सॉल्व करना थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाता है हमारे लिए, है ना। तो इस तरह से हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब जो है अगला जो लेक्चर मिलेगा आपको उसमें हम लोग बात करेंगे जो हमारा नया चैप्टर होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। यह भी बड़ा मज़ेदार टॉपिक है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे अब के बाद। इसके बाद जस्ट बाद हम उसी चैप्टर पर आने वाले, छोटा चैप्टर है लेकिन बहुत मज़ेदार टॉपिक है, तो आप उसके लिए तैयार हो जाइए। और ये तमाम चीज़ों को आप जो है बढ़िया से तैयार कर लीजिए, जितना बातें बताया गया है अभी तक अर्थ मैग्नेटिज्म चैप्टर में, मैग्नेटिज्म एंड मैटर में, ये तमाम चीज़ों को तैयार कर लीजिएगा। अगले क्लास में हम लोग नया चैप्टर के साथ फिर शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो चलिए अगले क्लास में हम लोग फिर वापस मिलते हैं।